Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 5th of September 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is gliding movement occurs at what type of joint? इनमें से कौन से जॉइंट के अंदर ग्लाइडिंग मूवमेंट्स पाई जाती हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पाइवॉइड जॉइंट, ऑप्शन बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन सी सैडल जॉइंट, ऑप्शन डी प्लेन जॉइंट। देखिएगा, ग्लाइडिंग मूवमेंट का मतलब होता है किसी भी बोन का दूसरी बोन के साथ स्लाइड मूवमेंट का होना। जैसे कि मान लीजिए कोई एक फ्लैट बोन है, इससे दूसरी फ्लैट बोन अटैच्ड है। अगर इन दोनों बोन्स के बीच में स्लाइडिंग टाइप की मूवमेंट अगर हो तो इसे आप ग्लाइडिंग मूवमेंट भी कह सकते हैं। स्लाइड मूवमेंट बिटवीन द जॉइंट्स इज नोन एज ग्लाइडिंग मूवमेंट। और इस प्रकार के जॉइंट जिनके अंदर ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है उसे हम प्लेन जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली आपके रिस्ट और एंकल एरिया के अंदर इस प्रकार के जॉइंट मूवमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट हु हैज सीजर्स आस्क द नर्स अबाउट बीइंग एबल टू ड्राइव because of scissors, which response by the nurse is best? किसी क्लाइंट को सीजर्स आए थे और अब वो पेशेंट आपसे कार ड्राइव करने के लिए कह रहा है, तो एज अ नर्स आप कैसे इसे रिस्पॉन्स करेंगे? ऑप्शन ए अ पर्सन विथ हिस्ट्री ऑफ सीजर कैन ड्राइव ओनली ड्यूरिंग डे टाइम आवर्स। जिस पेशेंट को सीजर्स आए हों वो दिन के समय ही ड्राइव कर सकता है। ऑप्शन बी अ पर्सन विथ एविडेंस दैट द सीजर्स आर अंडर मेडिकल कंट्रोल कैन ड्राइव। अगर पेशेंट के सीजर्स मेडिकल कंट्रोल में हैं तो वो ड्राइव कर सकता है। ऑप्शन सी अ पर्सन विथ एविडेंस दैट सीजर्स अकर नो मोर देन एवरी 12 मंथ्स कैन ड्राइव। अगर किसी व्यक्ति को 12 महीने में सीजर्स नहीं आए हो तो वो ड्राइव कर सकता है। ऑप्शन डी अ पर्सन विथ हिस्ट्री ऑफ सीजर्स कैन ड्राइव इफ ही और शी कैरीज अ मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। अगर पर्सन के पास मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड है कि उसे सीजर्स आते हैं तो वो ड्राइव कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सबसे सही आंसर माना जाएगा। देखिए, किसी पर्सन्स को सीजर्स आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, मिर्गी आती है, दौरे आते हैं, फिट्स आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ड्राइव नहीं कर सकता। लेकिन अगर पेशेंट के सीजर्स का ट्रीटमेंट चल रहा हो और डॉक्टर ये कहे कि ये पर्सन सीजर्स के मेडिकल कंट्रोल में है, यानी कि अब मेडिसिन के कारण उसमें सीजर एक्टिविटी कंट्रोल हो चुकी है, ऐसा अगर डॉक्टर द्वारा रिकमेंड कर दिया जाता है तो फिर आप ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an unconscious client with multiple injuries arrives in emergency department. Which nursing intervention receives highest priority? एक बेहोश व्यक्ति यानी अनकॉन्शियस पर्सन हॉस्पिटल में आता है जिसमें बहुत सारी इंजरीज हैं। इस सिचुएशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? विच इज़ द हाइएस्ट प्रायोरिटी इन दिस सिनेरियो? This question is scenario based question for AIMS NORCET exam. Important. Options are establishing an airway, option 2 replacing blood loss, option 3 stopping bleeding from open wounds, option 4
checking for neck fracture. इस क्वेश्चन का प्रायोरिटी बेस्ड आंसर होपफुली आपने गैस कर ही लिया होगा, क्योंकि हमारे एयरवे और रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन अगर हमें दिखता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसे ही प्रायोरिटी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 एब्सोल्युटली करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि अगर पेशेंट के एयरवे को, रेस्पिरेशन को आपने मैनेज कर दिया तो बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसे मैनेज करने का समय मिल जाएगा, आप उसे इजीली बाद में टेकल कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट का ओपन एयरवे नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं चल पा रहा है, तो कुछ ही मिनट्स के अंदर क्लाइंट की डेथ होना निश्चित है। Next question is, a client has a history of hypothyroidism. Which skin condition should the nurse expect when performing physical assessment? अगर किसी क्लाइंट को हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन हो तो उसमें स्किन असेसमेंट के दौरान कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन 1 ड्राई, मॉइस्ट, फ्लस्ड, स्मूथ। अगर हमारी थायराइड ग्लैंड कम काम करने लगे, कम थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करने लगे, तो ये कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानी जाएगी। और इस कंडीशन के होने पर हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो ड्राई फील होगी। हाइपोथायरॉयडिज्म से सफरिंग पेशेंट की स्किन आपको हमेशा ड्राई मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client with Meniere's disease is experiencing severe vertigo. Which instruction would the nurse give to the client to assist in controlling vertigo? किसी क्लाइंट को मैनियर्स डिजीज है और उसे अब सीवियर वर्टिगो हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रहा है, उसका सर घूम रहा है, लाइट हेडेडनेस हो रहा है उसे। अब एज अ नर्स आप इसे इन चारों में से कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे जो कि इन वर्टिगोज को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू 3000 ml पर डे। हम इस पेशेंट से कहेंगे कि आप दिन में कम से कम 3000 ml पानी लें, यानी 3 लीटर पानी पिएं। ऑप्शन बी, अवॉइड सडन हेड मूवमेंट्स। हम इस पेशेंट से कहेंगे कि आप तेजी से अपने हेड मूवमेंट्स को ना करें। ऑप्शन सी, लाई स्टिल एंड वॉच द टेलीविजन। आप स्टिल लेट जाएं, यानी कि एक ही पोजीशन में लेटे रहें और टीवी देखते रहें। ऑप्शन डी, इंक्रीज सोडियम इन डाइट। हम डाइट में सोडियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहेंगे। यहाँ पर जो ये मैनियर्स डिजीज बताया गया है, ये हमारे इनर ईयर के अंदर होने वाली डिजीज कंडीशन है, यानी हमारा जो इनर ईयर है वो मैनियर्स डिजीज में प्रभावित होता है, और इस डिजीज के होने पर क्लाइंट को वर्टिको, टिनिटस, हियरिंग लॉस, ये सभी फाइंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं। अब इस सिचुएशन में हम क्लाइंट से कहेंगे कि अगर आपको वर्टिगोज ना हो, चक्कर नहीं आए, इस चीज़ को अगर मैनेज करना है तो आप अपनी सडन हेड मूवमेंट्स को अवॉइड करें, यानी तेजी से आप अपनी गर्दन को किसी भी तरफ मूव ना करें, ना घुमाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे, गर्दन को धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो इससे आपको वर्टिगो नहीं होगा, डिजीनेस नहीं होगा, चक्कर नहीं आएगा, और आप नीचे नहीं गिरेंगे, आपको इंजरी होने का रिस्क कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन बेस्ट मीट्स द मेजर डेवलपमेंट नीड ऑफ अ न्यूबॉर्न इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड? किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर किसी प्रकार का ऑपरेशन हो तो इस ऑपरेशन के बाद, यानी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, सबसे बड़ी डेवलपमेंटल नीड कौन सी है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, गिविंग अ पेसिफायर टू इन्फेंट। ऑप्शन बी, पुटिंग अ मोबाइल ओवर इन्फेंट क्राइब। ऑप्शन सी, प्रोवाइड अ इन्फेंट विथ अ सॉफ्ट cuddly tech. ऑप्शन डी, वार्मिंग द इन्फेंट्स फॉर्मूला बिफोर फीडिंग।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। किसी बच्चे के पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में उसे पेसिफायर देना बच्चे की स्ट्रेसफुल कंडीशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है और उसे इन्नेटली जो सकिंग की इच्छा है उसे भी फुलफिल करती है। पेसिफायर का मतलब होता है बच्चे के मुंह में कुछ निप्पल जैसा सब्सटेंस दे दिया जाता है जिससे वो लगातार सक करता रहता है और उसकी जो सकिंग की डिजायर आफ्टर बर्थ होती है वो फुलफिल हो जाती है, जिससे बच्चे में स्ट्रेस नहीं होता। इस पेसिफायर से उसे न्यूट्रिएंट वैल्यू तो नहीं मिलती, लेकिन उसका जो ये सकिंग डिजायर है ये फुलफिल होता है। यही हमारा यहाँ पर प्रायोरिटी रहेगा। ये ही डेवलपमेंटल नीड को पूरा करने के लिए सही ऑप्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 3 months old infant has been hospitalized with respiratory syncytial virus. What is the priority intervention? 3 महीने के बच्चे को रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस यानी RSV का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस बच्चे के लिए प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रिंग अ एंटीवायरल एजेंट, हम बच्चे को एंटीवायरल ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन बी, क्लस्टरिंग केयर टू कंजर्व एनर्जी, हम बच्चे की एनर्जी को बचाने के लिए क्लस्टरिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन सी, ऑफरिंग ओरल फ्लूइड्स टू प्रमोट हाइड्रेशन, हम बच्चे को ओरल फ्लूइड्स देंगे ताकि उसके बॉडी में हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन किया जा सके। ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग एंटीटूसिव एजेंट्स व्हेनेवर नेसेसरी, जहां कहीं भी आवश्यकता हो हम बच्चे को एंटीटूसिव एजेंट्स देंगे, खांसी की दवा देंगे। जब भी किसी बच्चे को रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस इन्फेक्शन होता है तो इस इन्फेक्शन से बच्चे का रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है और बच्चा रेस्पिरेशन से रिलेटेड स्ट्रेसफुल कंडीशन को फेस करता है। इस सिचुएशन में जब बच्चा रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को ऐसी केयर प्रोवाइड की जाए जिससे बच्चे की कम से कम एनर्जी का लॉस हो। तो यहाँ पर क्लस्टरिंग केयर देना टू कंजर्व एनर्जी इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड द प्रायोरिटी एक्शन टेकन बाय द नर्स इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज intramuscular injection can be injected in all of the following muscles except, आप किसी क्लाइंट को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इनमें से किस मसल के अंदर नहीं लगा सकते? ऑप्शन ए, ट्राइसेप, डेल्टॉइड, वेस्टस लैटरलिस, ग्लूटियस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ट्राइसेप्स मसल्स आपके अपर आर्म में बाइसेप्स मसल्स के ऑपोजिट पीछे की तरफ पाए जाते हैं और इस एरिया में हम जनरली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस नहीं लगाते। इसके अलावा डेल्टॉइड मसल्स, वेस्टस लैटरलिस और ग्लूटियल, इन तीनों ही साइट्स पर हम इंजेक्शंस लगा सकते हैं। 3 साल से कम उम्र के बच्चों में थाइस मसल्स के अंदर जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वहाँ पर वेस्टस लैटरलिस मसल्स मौजूद होते हैं थाइस के अंदर, वहाँ पर हम बच्चों में लगाते हैं। और डेल्टॉइड मसल्स अपर आर्म में नियर शोल्डर लोकेशन होती है जहाँ पर 0.5 से लेकर 1 ml तक की डोज लगाई जा सकती है या इससे कम भी लगाई जा सकती है, बट इससे ज़्यादा नहीं। ग्लूटियल मसल्स आपके बैक ऑफ द हिप एरिया में होता है और यहाँ पर हम 3 ml तक इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, before administering a morning dose of furosemide to a client with history of cardiac disease, which serum potassium level should be reported? कार्डियक डिजीज से सफरिंग पेशेंट में फ्रूसेमाइड की मॉर्निंग डोज एडमिनिस्टर करने से पहले आप
नीचे बताए ऑप्शंस में से कितना पोटेशियम लेवल होने पर डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे? ऑप्शन 1 3.2 MEQ पर एल, ऑप्शन बी 3.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन 3 4.2, ऑप्शन 4 4.8। देखिएगा, यहाँ पर जो फ्रूसेमाइड नाम की ड्रग दी गई है, कॉमनली आप इसे लेसिक्स ब्रांड नेम से जानते हैं। ये एक लूप डायूरेटिक मेडिसिन है जो कि बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा फ्लूइड को यूरिन आउटपुट बढ़ाकर मैनेज करती है, डिक्रीज करती है। और इस मेडिसिन को देने पर यूरिन आउटपुट जब बढ़ता है तो बॉडी से पोटेशियम का लॉस भी काफ़ी होने लगता है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करें, होपफुली आप सही गैस करेंगे। यस, डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्शन 1 को बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगर फ्रूसेमाइड पेशेंट को दिया जा रहा है तो उसका ब्लड पोटेशियम लेवल 3.2 आ जाए तो हम डॉक्टर को नेक्स्ट डोज से पहले इन्फॉर्म करेंगे। हमारे शरीर में पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 3.5 से लेकर 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच होता है। और यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है 3.2, ये 3.5 से कम है, यानी कि बॉडी में पोटेशियम की कमी होने लग गई है। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि पोटेशियम कम हो रहा है, अब नेक्स्ट डोज लूप डायूरेटिक की दें या नहीं दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज caring for postpartum client should suspect that the client is experiencing endometritis if which is noted। एक क्लाइंट जो कि पोस्टपार्टम पीरियड में है, यानी उसने अपने बेबी को रिसेंटली बर्थ दिया है। अब इस क्लाइंट में नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग यदि मिलती है तो आप ये मानेंगे कि इस क्लाइंट के अंदर एंडोमेट्राइटिस कंडीशन हो चुकी है। एंडोमेट्राइटिस बेसिकली यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसके अंदर इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन का होना माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये किसी फीमेल का यूट्रस है और ये इसकी ओवरीज हैं। अब मान लीजिए इस यूट्रस के अंदर इंटरनल लाइनिंग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया। ये यहाँ पर एंडोमेट्रियम लेयर है, इसमें किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर इन्फ्लामेशन डेवलप हो गई, तो ये कंडीशन एंडोमेट्राइटिस कहलाती है। एंडोमेट्राइटिस के सिम्टम को आइडेंटिफाई करिएगा। आपके ऑप्शंस हैं ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट, ऑप्शन 2 एलिवेटेड WBC काउंट, ऑप्शन 3 लोकिया रुब्रा ऑन सेकेंड डे पोस्टपार्टम, ऑप्शन 4 फीवर 38 डिग्री सेंटीग्रेड बिगनिंग 2 days पोस्टपार्टम। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब भी हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी इस इन्फेक्शन के कॉज को एलिमिनेट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रयास करती है और उस दौरान हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमें फीवर आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी थी। वुमेन को यदि यूट्रस में इन्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली उसका बॉडी टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा और वुमेन को फीवर आएगा, टेम्परेचर 37 डिग्री से 38 डिग्री पर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर द नर्स इंस्ट्रक्ट्स अ 20 years old नली ग्रेविडा क्लाइंट on how to perform a breast self examination, which of the following client statement indicates that the teaching has been successful? किसी 20 साल की नली ग्रेविडा क्लाइंट को आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे परफॉर्म करना है इस बारे में बताते हैं। और 4 ऑप्शंस जो नीचे दिए गए हैं ये क्लाइंट के स्टेटमेंट हैं। किस स्टेटमेंट को आप क्लाइंट द्वारा कहे जाने पर ये मानेंगे कि क्लाइंट को जो चीज़ें आपने सिखाई समझाई हैं वो टीचिंग सक्सेसफुल रही है? आपके ऑप्शंस हैं
I should perform breast self examination on the day of my menstrual flow begins. मैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन उस समय परफॉर्म करूंगी जब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाएगा. ऑप्शन बी, इट्स important that I perform breast self examination on the same day each month. मैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को हर महीने एक निश्चित तारीख को परफॉर्म करूंगी. ऑप्शन सी, if I notice that any of my breast is much smaller than the other, I should worry. अगर मेरे दोनों ब्रेस्ट में से कोई भी ब्रेस्ट दूसरे की तुलना में छोटा होगा तो मैं इसके बारे में चिंता करनी चाहिए. ऑप्शन डी, इफ देयर इज डिस्चार्ज फ्रॉम माई निपल्स आई शुड कॉल माई हेल्थ केयर प्रोवाइडर. अगर मेरे ब्रेस्ट से निपल से किसी भी प्रकार का कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज निकलता दिखे तो मुझे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान जब आप ब्रेस्ट को कंप्रेस करेंगे और उस दौरान ब्रेस्ट निपल से कोई भी लिक्विड सब्सटेंस निकलता है तो हमें उस सब्सटेंस का एग्जामिनेशन करना है और इस चीज़ को इंश्योर करना है कि ये किसी प्रकार का कैंसर तो नहीं है. सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ पर जो वुमेन दी गई है, बताई गई है, वो 20 ईयर्स ओल्ड है. तो इस वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है. तो ये किसी महीने की एक निश्चित तारीख को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं कर सकती. इसे अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के बाद 5वें से 10वें दिन के अंदर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. और याद रखिएगा, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा वुमेन्स के अंदर होने वाला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर जिन वुमेन्स के अंदर मेनोपॉज कंडीशन हो चुकी है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली रुक चुका है, वो वुमेन्स किस हर महीने की एक निश्चित तारीख को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकती हैं. उनके लिए ये चीज़ सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a woman diagnosed with PCOS and infertility, which of the following hormonal substance can be used to induce ovulation? अगर किसी वुमेन को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कंडीशन है, तो आप इस वुमेन को ओव्यूलेशन करवाने के लिए कौन सा हार्मोनल सब्सटेंस दे सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं लेट्रोजोल, ऑप्शन बी क्लोमिफेन सिट्रेट, ऑप्शन सी टेमोक्सिफेन, ऑप्शन डी डेनाजोल. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम वाली वुमेन को ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोनल सब्सटेंस दिया जा सकता है? पीसीओएस से सफरिंग वुमेन्स के अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो पाता या इरेगुलर टाइम पर ओव्यूलेशन देखने को मिलता है, जिससे उसे प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत आती है. और इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम लेट्रोजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा क्लोमिफेन सिट्रेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पीसीओएस के केस में हम लेट्रोजोल को प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a newborn is admitted to neonatal intensive care unit with choanal atresia. Which part of the infant's body should the nurse assess? एक नियोनेट है, यानी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 28 दिनों से कम है. इस बच्चे को एनआईसीयू के अंदर एडमिट किया गया है. अब इस बच्चे को कोएनाल एट्रेसिया कंडीशन है, तो आप इस बच्चे में कौन सा बॉडी पार्ट असेस करेंगे? ऑप्शन ए रेक्टम, ऑप्शन बी नेजोफेरिंक्स, ऑप्शन सी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ऑप्शन डी लैरिंगोफेरिंक्स.
बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप काफ़ी लोग गलत ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। कोएनाल अट्रेसिया कंडीशन में यदि आप ऑप्शन ए को चुन रहे हैं तो गलत हैं आप। सी को सुन रहे हैं तो भी गलत हैं आप। डी को चुन रहे हैं तो भी गलत हैं आप। सही आंसर है इस कंडीशन में नेज़ोफेरिंक्स। अगर किसी बच्चे के अंदर कोएनाल अट्रेसिया कंडीशन होती है तो एज अ नर्स हम उस बच्चे का नेज़ोफेरिंक्स असेस करेंगे। क्या असेस करेंगे? नेज़ोफेरिंक्स। नेज़ोफेरिंक्स क्यों असेस करेंगे? क्योंकि कोएनाल अट्रेसिया कंडीशन होने पर बच्चे का जो नेज़ल पासेज एरिया है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे में रेस्पिरेशन का जो एरिया है वो नैरो होगा, ब्लॉकेज होगा। यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं नेज़ल पैसेज बिकम्स नैरो, यानी कि बच्चे के अंदर जो नेज़ल पासेज एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाता है और ये बैक ऑफ द थ्रोट से प्रॉपर कनेक्टेड नहीं होता, जिससे बच्चे को रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse is caring for a client who has a tracheostomy tube and is undergoing mechanical ventilation. The nurse can help prevent tracheal dilation, a complication of tracheostomy tube placement by. किसी पेशेंट में आपने ट्रेक्योस्टोमी करके ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब लगाई है और वेंटिलेटर के थ्रू आप इसे वेंटिलेट करवा रहे हैं, रेस्पिरेशन दिलवा रहे हैं। अब क्लाइंट के गले में जो ट्रेकिया को ओपन करा है आपने, वो ट्रेकियल ओपनिंग नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, यानी ट्रेकियल डायलेशन ना हो जाए। ये कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं? क्लाइंट के गले में जो ओपनिंग आपने बनाई है फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग रेस्पिरेशन, वो ओपनिंग नॉर्मल से ज़्यादा ना हो जाए, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कौन सा ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एम्स नॉरसेट एग्जाम। ऑप्शन ए, सक्शनिंग द ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब फ्रीक्वेंटली। आप लगातार ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब को कुछ कुछ समय अंतराल में सक्शन करते रहेंगे। ऑप्शन बी, यूजिंग कफ्ड ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब। आप कफ वाली ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन सी, यूजिंग मिनिमल लीक टेक्निक एंड कीपिंग कफ प्रेशर लेस देन 25 सेंटीमीटर H2O। हम मिनिमल लीक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ट्रेक्योस्टोमी कफ का प्रेशर 25 सेंटीमीटर H2O से कम रखेंगे। ऑप्शन डी, कीपिंग द ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब प्लग्ड। हम ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब को प्लग्ड रखेंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए, अगर आप ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब का कफ प्रेशर 25 सेंटीमीटर H2O से कम रखते हैं और मिनिमल लीक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो आपकी ट्रेकिया है वो डायलेट नहीं होगी, उसका साइज नॉर्मल रहेगा। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client brought to emergency department states that he has accidentally been taking 2 times his prescribed dose of warfarin for the past week. After noting that the client has no evidence of obvious bleeding, the nurse planned to take which action? आपके पास एक पेशेंट लाया गया जिसने गलती से वॉरफेरिन की
डबल डोज ले ली है, लेकिन इस पेशेंट के अंदर किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग के साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप क्या करेंगे? ऑप्शन वन, प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एंटीडोट, आप एंटीडोट बनाकर एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन टू, ड्रॉ अ सैंपल ऑफ टाइप एंड क्रॉस मैच एंड ट्रांसफ्यूज द क्लाइंट, हम पेशेंट से ब्लड सैंपल लेकर क्रॉस मैच करके उसके अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ऑप्शन थ्री, ड्रॉ अ सैंपल ऑफ एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम लेवल, हम पेशेंट में एपीटीटी लेवल चेक करेंगे। ऑप्शन फोर, ड्रॉ अ सैंपल ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड आईएनआर, हम पेशेंट में पीटी आईएनआर का लेवल चेक करेंगे। ये क्वेश्चन अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन फोर इज करेक्ट हियर। अगर किसी क्लाइंट में आप ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिसिन यानी वॉरफेरिन दे रहे हैं, जो कि काउमेडिन नाम से भी आती है, इस ड्रग को देने के बाद लगातार इस ड्रग का ब्लड में लेवल मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि इसकी एक्सेसिव प्रेजेंस की वजह से, डोज की वजह से क्लाइंट में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो हम इस पेशेंट में वॉरफेरिन का ब्लड लेवल चेक करने के लिए पीटी आईएनआर टेस्ट करवाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो चेक करवाएंगे, और अगर ये विद इन द लिमिट मिलता है तो हम इस मेडिसिन को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इसकी डोज को घटाएंगे या इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। ऑप्शन वन और टू के अंदर कहा गया है कि एंटीडोट लगा दें या फिर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर दें, तो ये पीटी आईएनआर टेस्ट परफॉर्म करने के बाद किया जा सकने वाला फाइंडिंग है, इसे आप बिना पीटी आईएनआर चेक किए नहीं इस्तेमाल कर सकते। ऑप्शन थ्री के अंदर जो एपीटीटी टेस्ट बताया गया है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट, ये वैल्यू अगर किसी क्लाइंट को हिपेरिन ड्रग चल रही है, हिपेरिन नाम की एंटी कोगुलेंट मेडिसिन चल रही है, तो वहाँ पर इस टेस्ट को ब्लड में इस मेडिसिन के लेवल का लेवल पता करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो बातें इंपॉर्टेंट निकल कर आई हैं कि अगर किसी क्लाइंट को आप हिपेरिन नाम का एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस दे रहे हैं तो उसके लिए आपको एपीटीटी टेस्ट करवाना है, और अगर किसी क्लाइंट को आप ओरल एंटीकोगुलेंट वॉरफेरिन ड्रग दे रहे हैं तो इसके लिए पीटीआईएनआर टेस्ट करवाना है। और याद रखिएगा, हिपेरिन की टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में प्रोटामिन सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में विटामिन के का इस्तेमाल किया जाता है। Next question is, during the history taking of a client admitted with newly diagnosed Hodgkin's disease, which symptom should the nurse suspect the client to report? किसी पेशेंट को रिसेंटली हॉटकिंस डिजीज है ऐसा डायग्नोसिस किया गया है, इस पेशेंट में नीचे ऑप्शंस में से कौन सा सिम्टम्स मिलने पर आप रिपोर्ट करेंगे? ऑप्शन वन, वेट गेन, ऑप्शन टू, नाइट स्वेट्स, थ्री, लिम्फ नोड, सीवियर लिम्फ नोड पेन, डी, हेडेक विथ माइनर विजुअल चेंजेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, नाइट स्वेट्स। हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड पाया जाता है। इस सिस्टम से संबंधित, लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित अगर किसी को कैंसर हो जाए तो ये कंडीशन हॉटकिंस डिजीज़ के रूप में जानी जाती है। सिंपली लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर हॉटकिंस डिजीज़ के रूप में जाना जाता है, और इस डिजीज़ की एक बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है नाइट स्वेट्स, यानी पेशेंट को शाम से फीवर बना रहता है और रात को अचानक उसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, यानी उसे पर्स्पिरेशन होता है, पसीना निकलता है। तो ये चीज़ इस डिज़ीज़ के होने पर
जरूर देखने को मिलती है और इसे हमें रिपोर्ट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client arrives at emergency room with a foreign body in left ear that has been determined to be an insect. Which intervention would the nurse anticipate to be prescribed initially? इमरजेंसी रूम में एक क्लाइंट आपके पास आता है जिसके लेफ्ट ईयर के अंदर कोई फॉरेन बॉडी एंटर हो चुकी है, कोई कीड़ा घुस गया है, कोई सब्सटेंस घुस गया है। अब इस सिचुएशन में डॉक्टर द्वारा कौन सा ऑप्शन दिया जा सकता है, प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, आपको अनुमान लगाना है। यहाँ पर जो ये एंटीसिपेट वर्ड दिया गया है इसका मतलब होता है गैस करना, हिंदी में आप इसे अनुमान लगाना कह सकते हैं। ये वर्ड आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिलेगा, तो बार बार ये यूज़ होगा, इसलिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इरिगेशन ऑफ ईयर, हम डॉक्टर कहेगा कि आप ईयर को इरिगेट कर दें। ऑप्शन बी इंस्टॉलेशन ऑफ डाइल्यूटेड अल्कोहल, हम क्लाइंट की ईयर में डाइल्यूटेड अल्कोहल डालेंगे। ऑप्शन सी इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स, हम क्लाइंट के ईयर के अंदर एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स डालेंगे। ऑप्शन डी इंस्टॉलेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ईयर ड्रॉप्स, हम क्लाइंट के ईयर के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ईयर ड्रॉप्स डालेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर किसी भी क्लाइंट के अंदर कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर जाती है, अगर वो इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है, कोई छोटा एनिमल है, जानवर है, तो उसे हमें किल करना ज़रूरी है। और उसे किल करने के लिए डाइल्यूटेड अल्कोहल इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली कई बार हम इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का नाम देते हैं। उसकी मदद से हम क्लाइंट के ईयर में मौजूद सब्सटेंस या इंसेक्ट को किल कर देंगे, और जब वो एक बार किल हो जाएगा तब हम आप उसे आसानी से बाहर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सजेशंस शुड अ नर्स गिव टू अ पेरेंट टू हेल्प अ 2 month old infant who has colic? Select all that apply. किसी 2 महीने के बच्चे को कॉलिक कंडीशन है, आप इस बच्चे के पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे, ये आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक से ज़्यादा सही आंसर्स हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करें। ऑप्शन ए गिव स्मॉलर मोर फ्रीक्वेंट फीडिंग, हम इस बच्चे को छोटी छोटी लेकिन लगातार मील्स देंगे। ऑप्शन बी कहता है बर्प फ्रीक्वेंटली व्हेन गिविंग अ फीडिंग, जब बच्चे को आप फीड दे रहे हों तो आपको कुछ समय बीच में रुकना चाहिए ताकि फीडिंग के दौरान जो एयर स्टमक के अंदर चली गई है वो बाहर आ सके। इसे ही बर्प फ्रीक्वेंटली करना बोलते हैं। ऑप्शन सी प्लेस अ वार्म हीटिंग पैड ऑन द एब्डोमेन, हमें बच्चे के पेट के ऊपर एब्डोमेन एरिया पर गर्म हीटिंग पैड रखने चाहिए, वार्म हीटिंग पैड्स रखने चाहिए। ऑप्शन डी ऑफर वार्म स्वीटेंड टी व्हेन क्राइंग बिगिंस, जब बच्चा रोना शुरू करे उस समय उसे हल्की गर्म मीठी चाय देनी चाहिए। ऑप्शन ई रॉक द बेबी जेंटली इन अ क्वाइट रूम व्हेन क्राइंग बिगिंस, बच्चे को किसी शांत रूम में ले जाकर रखना चाहिए जैसे ही वो रोना शुरू करे। देखिए यहाँ पर जो कॉलिक सिचुएशन बताई गई है वो होता क्या है, इसे समझ लीजिएगा। कई बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर दोपहर के बाद या इवनिंग के समय लगातार और बहुत ज़्यादा रोने की आदत होती है, एक रोने की कंडीशन होती है, इसे कॉलिक के नाम से जाना जाता है। कॉलिक कंडीशन के अंदर बच्चा दोपहर के बाद या इवनिंग के समय रोना शुरू करता है
और वो कई घंटे लगातार बिना रुके रोता रहता है, और ये एपिसोड कई बार तो पूरे दिन और कई बार हफ्तों हफ्तों तक चलता है। इस सिचुएशन को कॉलिक कहा जाता है। और इस सिचुएशन को टेकल करने के लिए हम बेबी को छोटी छोटी मील्स देते हैं, लेकिन बार बार देते हैं, ताकि बच्चे में न्यूट्रिशनल बैलेंस बना रहे, बच्चे के अंदर रीगर्जिटेशन ना हो। ये सब इसका रैशनल रहेगा। ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है फीडिंग के दौरान अगर बच्चे ने कुछ एयर अंदर ली है तो उसे बाहर निकालने का मौका देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चे के एब्डोमेन एरिया के ऊपर वार्म हीटिंग पैड को रखना, ये भी इस सिचुएशन में हेल्पफुल होता है। इससे बच्चे के अंदर एब्डोमेन एरिया की मसल्स रिलैक्स रहती हैं और बच्चे को डिस्कम्फर्ट कम होता है। ऑप्शन डी और ऑप्शन ई के अंदर जो बात बताई गई है कि बच्चे को क्वाइट रूम में ले जाना और स्वीट टी देना, ये दोनों ही ऑप्शंस इस कॉलिक कंडीशन के अंदर अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the nurse's priority intervention when preparing for a admission of child with acute laryngotracheobronchitis? अगर किसी बच्चे को अचानक लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस कंडीशन हो जाए तो इस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करने के साथ ही आपकी क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन होनी चाहिए, यह आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन वन, पैड द स्लाइड रेल्स ऑफ द क्राइब। हम बच्चे को जिस झूले या पालने के अंदर लेटाया जा रहा है उसकी साइड रेल्स के ऊपर पैड लगा देंगे। ऑप्शन बी, अरेंज अ क्वाइट कूल रूम। हम बच्चे के लिए एक शांत ठंडा कमरा उपलब्ध करवाएंगे। ऑप्शन सी, प्लेस अ ट्रेकियोटॉमी सेट फॉर बेड साइड। हम बच्चे के बेड साइड पर ट्रेकियोस्टॉमी सेट रखेंगे। ऑप्शन डी, ऑब्टेन अ रिक्लाइनर सो दैट अ पेरेंट कैन स्टे। हम एक रिक्लाइनर एडजस्ट करेंगे ताकि पेरेंट्स वहां पर रह सकें। देखिएगा, अगर किसी बच्चे को क्राउट नाम का डिजीज हो जाता है तो इस क्राउट डिजीज कंडीशन के बाद में अचानक बच्चों में लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस कंडीशन हो जाती है, और इस कंडीशन के अंदर बच्चे का जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने पर बच्चे का रेस्पिरेशन सीजेशन हो जाएगा और बच्चे की डेथ तक हो सकती है। तो बच्चे में एयरवे पेटेंट रहे, बच्चे की सांसें चलती रहें, इसके लिए हम बच्चे के बेड के पास में हमेशा ट्रेकियोटॉमी सेट रखते हैं, ताकि इमरजेंसी लगते ही हम तुरंत ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग बना के बच्चे का इमरजेंसी एयरवे पेटेंट कर सकें। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी के अंदर ये चीज बताई गई है, तो ये हम सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, to increase the chance of renal calculus passing spontaneously, the nurse should instruct the client to। अगर किसी पेशेंट में किडनी स्टोन्स हैं, रीनल कैलकुलस है यानी गुर्दे की पथरी है, तो इस किडनी स्टोन को नीचे बताए ऑप्शंस में से किस ऑप्शन का इस्तेमाल करने पर बॉडी से बाहर अचानक से निकाला जा सकता है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी क्लाइंट की किडनी में स्टोन है, कैलकुलस है, और उसे अचानक से बाहर निकालने के लिए कौन सी एक्टिविटी हेल्पफुल रहेगी। ऑप्शन ए, स्ट्रेन ऑल यूरिन, यानी हम पेशेंट के द्वारा जो भी यूरिन पास किया जा रहा है उसे छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, ताकि हम उससे स्टोन्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ऑप्शन बी, क्लाइंट को हम एम्बुलेट कराएंगे, यानी क्लाइंट को खूब घुमाएंगे फिराएंगे ताकि मूवमेंट के साथ जो किडनी स्टोन है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल आए। ऑप्शन सी, रिमेन ऑन बेड रेस्ट, हम पेशेंट को बेड रेस्ट पर फ्री रख देंगे ताकि वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करे और सारा स्टोन बाहर आ जाए। ऑप्शन डी, आस्क फॉर मेडिकेशन टू रिलैक्स हिम, हम पेशेंट से
पेशेंट को ऐसी मेडिसिन देने के बारे में पूछेंगे जिससे वो रिलैक्स महसूस कर सके। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर आप किडनी स्टोन वाले पेशेंट को खूब सारा पानी पीने और लगातार मूवमेंट करने का सजेशन देंगे, उसे एनकरेज करेंगे कि आप जितना हो सकता है मूवमेंट करिए, टहलिए, घूमिए, चलिए, वॉक करिए, तो इस सिचुएशन में जो किडनी के अंदर स्टोन मौजूद है वो यूरिनरी ट्रैक्ट में आगे की तरफ शिफ्ट होगा, मूवमेंट करेगा और धीरे धीरे यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर और ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा से होता हुआ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लाइंट को एम्बुलेट कराना, वॉक करवाना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऑप्शन होगा जिससे कि हम रीनल कैलकुलस को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the primary deficiency responsible for respiratory distress syndrome in a newborn? इनमें से किसकी कमी से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होता है? सिंपली आपको आरडीएस के मेन कॉज को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए लेसिथिन, स्पिंगोमाइलिन, डाइफॉस्फेडाइल एथिलोलेमाइन, ऑप्शन डी डाइपेल्मिटॉइल इनोसिटॉल। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे के लंग्स के अंदर लेसिथिन नाम का फॉस्फोलिपिड नहीं है या कम है तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये लेसिथिन नाम का जो सब्सटेंस है, फॉस्फोलिपिड है, ये आपके बच्चे के लंग्स के अंदर जो सरफेस टेंशन है उसे रिड्यूस करने का काम करता है, उससे डिक्रीज करने का काम करता है और साथ ही साथ ये आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, लंग्स के एक्सपेंशन में मदद करता है। अगर ये लेसिथिन ही कम हो जाएगा तो ये सभी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी या कम हो जाएंगी, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आएगी और यही चीज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which activity should the nurse encourage the client to avoid when there is a risk for increased intracranial pressure? अगर किसी पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का खतरा है तो आप पेशेंट को कौन सी एक्टिविटी नहीं करने की सलाह देंगे? ऑप्शन 1 डीप ब्रीथिंग, ऑप्शन 2 टर्निंग, ऑप्शन 3 कफिंग, ऑप्शन 4 रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। जब कोई पर्सन कफिंग करता है, खांसता है, खांसी लेता है तो उसका जो थोरेसिक एरिया का प्रेशर है, चेस्ट एरिया का प्रेशर है, वो काफ़ी बढ़ जाता है और चेस्ट एरिया का प्रेशर जैसे एक लिमिट को क्रॉस करता है तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं आपके क्रेनियम एरिया को भी प्रभावित करता है, जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर किसी क्लाइंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का खतरा है तो आप उसे कफिंग से बचने की सलाह देंगे, कफिंग नहीं करने की कोशिश करने को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ नर्स एक्सपेक्ट to be the priority concern for a 28 years old woman who is to undergo laparoscopic bilateral salpingo-oophorectomy? आप अगर किसी 28 साल की वुमेन में बाइलेटरल साल्पिंगो ऊफरेक्टोमी प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो इस वुमेन के लिए आपके द्वारा कौन सा प्रायोरिटी कंसर्न डिस्कस किया जाएगा? ऑप्शन 1 एक्यूट पेन,
ऑप्शन 2 रिस्क ऑफ हेमरेज, ऑप्शन 3 fear of chronic illness, ऑप्शन 4 loss of child bearing potential। यहाँ पर ये जो बाइलेटरल साल्पिंगो ऊफ्रेक्टोमी प्रोसीजर बताया गया है, इस प्रोसीजर के अंदर हम किसी भी वुमेन की दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज को रिमूव कर देते हैं। बाइलेटरल का मतलब होता है दोनों तरफ की, साल्पिंगो रिलेटेड विद फैलोपियन ट्यूब एंड ऊफ्रो वर्ड रिलेटेड टू ओवरी, और एक्टोमी का मतलब होता है किसी भी चीज को रिमूव कर देना। अगर हम किसी वुमेन की फैलोपियन ट्यूब और ओवरी को रिमूव कर देते हैं, ओवरीज को रिमूव कर देते हैं, तो ये प्रोसीजर बाइलेटरल साल्पिंगो ऊफ्रेक्टोमी कहलाता है। और इस ऑपरेशन के बाद जब ओवरीज ही निकल जाएंगी तो फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो वुमेन कभी भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाएगी, वो इनफर्टाइल हो जाएगी। और यही बात हमारे लिए उससे बताना, इस बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस करना ज़रूरी है। हम इस प्रोसीजर से पहले वुमेन को क्लियरली बता देंगे कि आप अभी 28 ईयर्स की हैं, अगर आप ये प्रोसीजर करवाते हैं तो आप आगे कभी भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाएंगे, और उनसे पूछा जाएगा कि आपके अभी बच्चे हैं या नहीं, उसके बाद हमें ये चीज़ कंसर्न करके ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the expected weight gain in normal pregnancy during third trimester is। किसी नॉर्मल प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कितना वेट गेन नॉर्मल माना जाता है? ऑप्शंस आर 1 pound a week, ऑप्शन बी 2 pound a week, ऑप्शन सी 10 pounds a month, ऑप्शन डी 10 pounds total weight gain in third trimester। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 पाउंड कितने केजी का होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में या इंडिया के अंदर हम पाउंड की बजाय केजी का इस्तेमाल करते हैं। हम वेट को मेजर करने के लिए पाउंड की बजाय केजी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको ये पता है तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाएंगे। 1 पाउंड यानी कि पाउंड को एलबीएस में लिख सकते हैं आप, पाउंड को एलबीएस में लिखा जाता है, यानी 1 पाउंड का मतलब होता है अप्रॉक्स 450 ग्राम्स, यानी कि लगभग 450 ग्राम का 1 पाउंड होता है। और भी अगर मोटा मोटा याद रखना चाहें तो ऐसे याद रख लीजिएगा, आधा किलो का 1 पाउंड होता है, यानी कि 1 किलो के अंदर लगभग 2 पाउंड होते हैं। इस तरह से आप याद रख लेंगे तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अनुमान लगाकर सॉल्व कर पाएंगे। जनरल आइडिया के लिए याद रखें इसे। तो अब प्रेगनेंसी का जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, यानी कि 29 वीक से लेकर डिलीवरी तक का जो समय है, इसमें हर सप्ताह 1 पाउंड वजन बढ़ना चाहिए। प्रेगनेंसी के आखिरी सप्ताह के आखिरी ट्राइमेस्टर के अंदर हर एक सप्ताह में 1 पाउंड वेट बढ़ना चाहिए, यानी कि लगभग आधा किलो वेट हर हफ्ते बढ़ना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a parent and 3-month-old infant are visiting the well baby clinic for routine examination. What is the best nursing teaching plan for parents? एक 3 महीने के बच्चे को लेकर पेरेंट्स हॉस्पिटल आते हैं, क्लिनिक आते हैं रूटीन एग्जामिनेशन के लिए। इस बच्चे के लिए पेरेंट्स को कौन सा इम्पॉर्टेंट टीचिंग आप देना चाहेंगे? ऑप्शन ए रिमूव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फ्लोर, आप इस बच्चे के सामने किसी भी प्रकार का छोटा ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे। ऑप्शन बी कवर इलेक्ट्रिक आउटलेट्स विथ सेफ्टी प्लग्स, हम जितने भी इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स हैं उसमें सेफ्टी प्लग्स लगा कर रखेंगे। ऑप्शन सी रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द लो एरियाज, हम जमीन पर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं उन्हें हटा देंगे। ऑप्शन डी टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिफोर बाथिंग, बच्चे को बाथिंग से पहले उसका वाटर टेम्परेचर चेक करेंगे।
देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सारी ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी वाइज अपना जवाब चुनना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिफोर बाथिंग। 3 महीने का बच्चा है तो उसे बाथिंग करवाने से पहले हम वाटर टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर टेम्परेचर थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो बच्चे को बर्न हो सकता है। सो वी शुड चेक द टेम्परेचर एग्जैक्टली बिफोर द birth of this baby, sorry, bath of the baby. Next question is, a nurse is performing physical examination on an infant with Down syndrome. For what anomaly should the nurse assess the client? किसी डाउन सिंड्रोम से सफरिंग बच्चे में इनमें से कौन सी एबनॉर्मलिटी पाई जाएगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बल्जिंग फंटैनल्स, ऑप्शन बी स्टिफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन सी एबनॉर्मल हर्ट साउंड्स, ऑप्शन डी अनयूजुअल प्यूपिलरी रेस्पॉन्स रिएक्शन, सॉरी। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, और जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम कंडीशन होती है उनके अंदर हार्ट डिफेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स देखने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास कंटेंट अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।